Hello everyone, welcome to VT Traders. Please read out the disclaimer first. In this video we are going to study the demand supply zone. ये वाले लेक्चर में हम लोग डिमांड सप्लाई जोन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो विच इज बेस्ड ऑन डिमांड सप्लाई जोन। सो व्हाट इज मीन बाय डिमांड एंड सप्लाई? डिमांड सप्लाई क्या होता है? वाई डिमांड सप्लाई जोन फॉर्म्स? डिमांड और सप्लाई जोन क्यों बनते हैं? वेयर डिमांड एंड सप्लाई जोन फॉर्म्स? डिमांड एंड सप्लाई जोन कहाँ फॉर्म होते हैं और ये डिमांड सप्लाई जोन कौन बनाते हैं? हाउ टू यूज डिमांड एंड सप्लाई जोन इन ट्रेडिंग? ट्रेडिंग में हम डिमांड और सप्लाई जोन कैसे यूज करेंगे ये हम पढ़ने वाले हैं। वाई डिमांड एंड सप्लाई जोन फेल्स? और डिमांड और सप्लाई जोन एट द एंड क्यों फेल होते हैं इसके बारे में भी हम ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग डिमांड और सप्लाई जोन से। तो व्हाट इज मीन बाय डिमांड जोन? डिमांड जोन क्या होता है? जोन वेयर बायर्स आर रेडी टू बाय दी स्टॉक। जो ऐसा जोन होता है जहां पे बायर्स खड़े हुए रहते हैं जो कि स्टॉक को बाय करने के लिए रेडी रहते हैं। ठीक है, एंड द प्राइस ऑफ दिस स्टॉक मूविंग अपवर्ड, और जो प्राइस है स्टॉक की वो ऊपर बढ़ती हुई जाती है। ठीक है, इन डिमांड जोन वी हैव टू बाय द स्टॉक। डिमांड जोन में प्राइस आ गई तो हमको क्या करना है? वो स्टॉक को बाय करना है। ओके, तो डिमांड और सप्लाई जोन कौन बनाता है ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो उसके नेक्स्ट हम देखते हैं सप्लाई जोन। सप्लाई जोन क्या होता है? जोन वेयर सेलर्स आर रेडी टू सेल दी स्टॉक। जोन ऐसा होता है, सप्लाई जोन ऐसा होता है वहां पे सेलर्स खड़े रहते हैं जो कि अपना माल या स्टॉक बेचने के लिए रेडी रहते हैं। एंड द प्राइस ऑफ द स्टॉक मूव्स डाउनवर्ड्स, और जो प्राइस है वो डाउनवर्ड मूव होती जाती है किसकी? स्टॉक की। सप्लाई जोन, इन सप्लाई जोन हमको क्या करना है? सेल दी स्टॉक। स्टॉक को क्या करना है? सेल करना है। ओके, तो वाई डिमांड एंड सप्लाई जोन फॉर्म्स? डिमांड और सप्लाई जोन फॉर्म क्यों होते हैं? ये डिमांड और सप्लाई जोन फॉर्म कौन बनाते हैं? तो डिमांड और सप्लाई जोन ये कौन बनाते हैं? ये बड़े प्लेयर बनाते हैं। बिग प्लेयर्स आर मेकिंग द डिमांड एंड सप्लाई जोन। और ये बिग प्लेयर कौन कौन है? तो बिग प्लेयर कौन कौन से है? FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये बिग प्लेयर हो गए। एंड DIIs यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, दैट इज म्यूचुअल फंड्स हो गए। ये लोग डिमांड और सप्लाई जोन फॉर्म करते हैं। बिग प्लेयर हो गए, फॉर एग्जांपल राकेश झुनझुनवाला, दमानी साहब, दीज आर द बिग प्लेयर्स दोस क्रिएट द डिमांड एंड सप्लाई जोन। ओके, तो हम डिमांड जोन के बारे में पढ़ने वाले। डिमांड जोन फॉर्म कैसे होता है पहले। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने HDFC बैंक का एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पे। यू सी, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं, फॉर एग्जांपल उनको अगर कोई स्टॉक बाय करना है, उनको अगर कोई स्टॉक बाय करना है तो वो स्टॉक वो एक ही रेट के ऊपर बाय नहीं करेंगे। उनको फॉर एग्जांपल 1 लाख क्वांटिटी में शेयर्स बाय करने किसी कंपनी के, फॉर एग्जांपल हियर HDFC बैंक। तो वो जो बिग प्लेयर है, वो जो बड़ा प्लेयर है, वो क्या करेगा? एक ही प्राइस के ऊपर, फॉर एग्जांपल द CM करंट प्राइस ऑफ द स्टॉक इज फॉर एग्जांपल 700 रुपीज। तो ये जो बड़ा प्लेयर है वो क्या करेगा? पूरे के पूरे 1 लाख शेयर 700 प्राइस में नहीं खरीदेगा। He will not buy the stock at the same price, that is 700. He will place the order at different price. वो क्या करेगा? अलग अलग प्राइस के ऊपर, अलग अलग प्राइस के ऊपर वो क्या करेगा? ऑर्डर्स फिल करके रखेगा। और ये जो ऑर्डर्स वो 1 महीने पहले ही लगा के रखेगा, 1 डेढ़ महीने पहले ही लगा, क्योंकि उनके पास में बड़ी बड़ी टीम होती है, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको बताते हैं ये जोन में उनको ऑर्डर लगाना है। तो फॉर एग्जांपल उसको अगर 1 लाख शेयर्स खरीदना है HDFC बैंक का, तो क्या करेगा? वो एक ही प्राइस के ऊपर नहीं खरीदेगा, वो 1 महीने पहले से ही ऑर्डर लगा के रखेंगे अलग अलग प्राइस के ऊपर। फॉर एग्जांपल उसने लगा के रखा 600 के प्राइस के ऊपर लगा के रखा, देन 650, देन 670 एंड द लास्ट प्राइस इज 700। तो ये क्या करेगा? उसको अगर बाय करना है स्टॉक HDFC बैंक का फॉर एग्जांपल, तो क्या करेगा? अलग अलग प्राइस के ऊपर वो ऑर्डर्स अपने लगा के रखेगा। ठीक है,
तो मतलब वो एक जोन में ऑर्डर्स फिल करके रखेगा, एक जोन में वो क्या करेगा, ऑर्डर्स डाल के रखेगा, ऑर्डर्स डाल के रखेगा, पेंडिंग रखेगा। और जब जब प्राइस वो ऑर्डर्स के आसपास आएंगे, फॉर एग्जांपल तो प्राइस इज कमिंग हियर, तो यहाँ पे जो ऑर्डर्स हो गए तो वो क्या हो गए, प्लेस हो जाएंगे, फिर से थोड़ा सा करेक्शन आएगा प्राइस में, फिर से प्राइस ऊपर गए तो यहाँ पे जो ऑर्डर्स लगे रहेंगे वो 650 के ऊपर वो ऑर्डर्स फिल हो जाएंगे, बाय के ऑर्डर्स फिल हो जाएंगे। वंस अगेन दी प्राइस विल बी करेक्टेड, देन वंस अगेन प्राइस विल बी मूव, और यहाँ पे जो ऑर्डर्स लगे रहेंगे वो भी क्या होंगे, फिल हो जाएंगे, फिर से प्राइस में करेक्शन आएगा, फिर से थोड़ा सा ऊपर जाएगा और यहाँ पे जो ऑर्डर्स लगे वो फिल हो जाएंगे। अगर बायर्स यहाँ पे खत्म हो जाते हैं, बायर्स यहाँ पे ऑर्डर्स खत्म हो जाते हैं, यहाँ पे ऑर्डर्स खत्म हो गए तो एक तो प्राइस ऊपर चली जाएंगी, फास्टली मूव हो जाएंगे, ओके। या यहाँ पे अगर कोई बड़ा सेलर रहेगा तो प्राइस नीचे के ऊपर जा सकती है, बट मोस्टली बायर जैसे ही यहाँ पे खत्म हो गए तो और प्राइस ऊपर जाने की 99% प्रोबेबिलिटी होती है, 99% प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस विल बी गो अपवर्ड फ्रॉम द डिमांड जोन। तो ये होता है डिमांड जोन। जोन एक प्रकार के क्रिएट किया जाता है, एक रेंज में प्राइस क्रिएट की जाती है। समझ में आ गया डिमांड जोन क्या होता है? किसी बड़े प्लेयर को अगर कोई स्टॉक बाय करना है तो वो एक ही प्राइस के ऊपर बाय नहीं करेगा, ही विल क्रिएट अ जोन एट अ डिफरेंट प्राइस, अलग अलग प्राइस के ऊपर क्या करेगा, वो जोन क्रिएट करेगा, अलग अलग प्राइस के ऊपर वो ऑर्डर्स लगा के रखेगा, जैसे प्राइस के आसपास आ गए तो वहाँ के ऑर्डर्स फिल कर देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 25,000 फिल हो गए, यहाँ पे 25,000 फिल हो गए, यहाँ पे 25,000 फिल हो गए, यहाँ पे तो उसके 1 लाख क्वांटिटी फिल हो गए, और उसके बाद यहाँ से प्राइस सीधा ऊपर जाएगी, ओके। तो दिस इज कॉल्ड एज द डिमांड जोन। समझ में आ गया? नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट जोन, दैट इज सप्लाई जोन। सेम है, सप्लाई जोन उसका पूरा डिमांड जोन से पूरा रिवर्स है, उल्टा है। दी सप्लाई जोन इज इनवर्स ऑफ डिमांड जोन। सप्लाई जोन क्यों बनता है? अगर किसी बड़े प्लेयर को शेयर्स या उसका माल बेचना है तो क्या करेगा, एक जोन में बेचेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने HDFC का एग्जाम्पल लिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल उसको लगता है कि HDFC बैंक ओवर वैल्यूड हो गया है, उसको हमको ओवर वैल्यूड हो गया, हमको प्रॉफिट बुक करना है, तो क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल इसकी प्राइस 70 है, 700 है, ओके 700 सॉरी, तो एक जोन में क्या करेगा, प्राइस को बेचते हो जाएगा। ऊपर में बाय किया हुआ है, जितना नीचे बेचेगा वो ऊपर ऊपर से वो बेचते हुए आएगा, उसको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, 650, 630, 620। तो ये प्राइस के ऊपर वो जोन बना के रखेगा। तो जैसे जैसे प्राइस नीचे आते जाएगी, तो यहाँ पे कुछ ऑर्डर सेलिंग पड़े हुए रहते वो फील होंगे, देन प्राइस करेक्ट हो जाएगी, देन फिर से प्राइस नीचे आएगी, यहाँ पे कुछ ऑर्डर्स थे 650 के वो फील हो जाएंगे, फिर से प्राइस नीचे आएंगी, फिर से प्राइस नीचे आएंगी करेक्ट होके, तो ऐसे ही प्राइस नीचे नीचे होती हुई जाएगी। तो ये जोन बनाया हुआ है उसने, इसको बोलते हैं हम लोग सप्लाई जोन, इसको लेती सप्लाई जोन। मग सप्लाई जोन मतलब अगर किसी बड़े प्लेयर को उसका माल या शेयर्स बेचने हैं तो क्या करेगा, एक जोन में बेचेगा। ठीक है, और जैसे उसके ऑर्डर्स पूरे फिल हो जाएंगे तो वहां से मार्केट घूम जाएगा। ठीक है, एक तो नीचे ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड एज दी सप्लाई जोन। समझ में आ गया? जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो सप्लाई जोन बनता है। सप्लाई जोन कब बनता है? व्हेन मार्केट इज गोइंग अपवर्ड, व्हेन मार्केट इज गोइंग अपवर्ड, तो वहां पे क्या होता है, सप्लाई जोन बनते हुए मार्केट ऊपर जाता है। और जब मार्केट नीचे आता है तो वो क्या करता है, डिमांड जोन बनाते हुए मार्केट नीचे आता है, डिमांड जोन बनाते हुए मार्केट नीचे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे सप्लाई जोन रहेगा, जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो सप्लाई जोन बनाते हुए ऊपर जाएगा, अगर मार्केट को नीचे आना है तो वो डिमांड जोन बनाते हुए नीचे आएगा। तो ये डिमांड और सप्लाई का बेसिक हो गया। और अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड जहाँ बनता है वो वहाँ पे डिमांड और सप्लाई जोन बनता है। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में ही डिमांड और सप्लाई जोन क्रिएट होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको समझ में आएगा सप्लाई जोन क्या होता है, डिमांड जोन क्या होता है। ओके, ना वी विल मूव फर्दर। तो डिमांड और सप्लाई जोन हम कैसे पहचानेंगे, कैसे मार्क करेंगे, उसके लिए हमको कुछ बेसिक्स पढ़ना पड़ेगा। तो उसमें टाइप्स ऑफ कैंडल रहेंगी। ठीक है,
उसमें क्या रहेंगे, टाइप्स ऑफ कैंडल रहेगी। तो हम देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ कैंडल में सबसे पहली टाइप है बोरिंग कैंडल। क्या है? बोरिंग कैंडल। तो बोरिंग कैंडल क्या होती है? द शैडो ऑफ द कैंडल इज बिगर देन इट्स बॉडी इज कॉल्ड द बोरिंग कैंडल। तो आपको पता है कैंडल क्या होती है? कैंडल की बॉडी होती है, ठीक है, और उसकी एक लोअर शैडो होती है और एक अपर शैडो होती है। दिस इज कॉल्ड एज द अपर शैडो, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द विक, और इट इज कॉल्ड एज द विक, एंड इट इज कॉल्ड एज द बॉडी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बॉडी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द लोअर शैडो, called as the lower shadow. This is the body. Okay. So the shadow of the candle. This is the total size of the candle. This is the total size of the candle. Okay. The shadow of the candle is bigger than its body. Is called as the boring candle. अगर किसी कैंडल की शैडो उसके बॉडी से ज्यादा है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? बोरिंग कैंडल बोलेंगे। एंड द बॉडी ऑफ द कैंडल इज लेस देन 50% ऑफ द कैंडल इज ऑल्सो कॉल्ड एज द बोरिंग कैंडल। अगर किसी कैंडल की बॉडी वो कैंडल के साइज से 50% लेस है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? बोरिंग कैंडल बोलेंगे। द कलर ऑफ द बोरिंग कैंडल मे बी ग्रीन और रेड। तो कलर जो है बोरिंग कैंडल का एक तो ग्रीन भी हो सकता है या रेड भी हो सकता है, ठीक है। हमको कलर इसका कोई मायने नहीं रखते। तो हम जो बोरिंग कैंडल के लिए अलग अलग नाम्स दिए हुए, देर आर डिफरेंट नेम्स द पीपल कैन सेज। इट इज कॉल्ड एज डोजी, उसको हम डोजी भी बोलते हैं और हैमर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैमर। तो अलग अलग नाम है, लेकिन हम इसको क्या समझेंगे? बोरिंग कैंडल। तो बोरिंग कैंडल मतलब क्या? कि उसकी शैडो ज़्यादा है उसके बॉडी से, 50% मोर देन दी इट्स बॉडी, ठीक है। तो ये देखो, ये टोटल साइज है इसका कैंडल का, और इसकी बॉडी इज लेस देन दी 50%, और ये शैडो उसकी क्या है? मोर देन दी 50%। तो इट इज कॉल्ड दी बोरिंग कैंडल। दिस इज ऑल्सो बोरिंग कैंडल। ये भी क्या है? हमारी बोरिंग कैंडल है। ये भी क्या? हमारी बोरिंग कैंडल है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द बोरिंग कैंडल बिकॉज द बॉडी इज द टोटल साइज ऑफ द कैंडल। द बॉडी ऑफ द कैंडल is much lesser than the size of the candle. This is also boring candle. This is total size of the candle. You can see the body of the candle is very less than the size of the shadow. So this is called as the boring candle. तो हमको boring candle पहचानना आना चाहिए चार्ट के ऊपर. Then only we will mark the demand and supply on the chart. तो ये पहला टाइप हो गया कैंडल का। कौन सा? बोरिंग कैंडल। समझ में आ गया बोरिंग कैंडल क्या होता है? और बोरिंग कैंडल का कलर रेड है कि ग्रीन है ये मैटर नहीं करता। बोरिंग कैंडल का जो है कलर मैटर नहीं करता, ठीक है। समझ में आ गया। और जो बोरिंग कैंडल है वो किसी भी ट्रेन में मिल सकती है। इट कैन बी फाइंड इन अप ट्रेन ऑल्सो, अप ट्रेन में मिलेंगी या डाउन ट्रेन में भी मिल सकती है। ओके, ये अप ट्रेंड में भी मिलेंगी या डाउन ट्रेंड में भी बोरिंग कैंडल हमको मिल सकती है। तो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ कैंडल इज कॉल्ड एज द बोरिंग कैंडल। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ कैंडल इज कॉल्ड एज द एक्साइटिंग कैंडल। दूसरी कौन सी कैंडल है? एक्साइटिंग कैंडल। तो एक्साइटिंग कैंडल क्या होती है? द बॉडी ऑफ द कैंडल इज 50% मोर देन इट्स टोटल साइज ऑफ द कैंडल इज कॉल्ड एज द एक्साइटिंग कैंडल। ऑल द कैंडल्स इन चार्ट आर एक्साइटिंग कैंडल एक्सेप्ट बोरिंग कैंडल। बोरिंग कैंडल को छोड़ के अलावा जो भी कैंडल्स है उसको हम क्या बोलेंगे? एक्साइटिंग कैंडल बोलेंगे। चार्ट में हमेशा दो ही कैंडल रहेंगे, एक तो बोरिंग कैंडल रहेंगी या एक्साइटिंग कैंडल रहेंगी, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको समझना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। अगर किसी कैंडल की बॉडी उसके साइज, कैंडल के टोटल साइज से 50% से ज़्यादा है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक्साइटिंग कैंडल बोलेंगे। वी कॉल्ड एज द एक्साइटिंग कैंडल, ओके। और चार्ट में जो भी कैंडल्स है एक्सेप्ट बोरिंग कैंडल, बोरिंग कैंडल को छोड़ के जो भी कैंडल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्साइटिंग कैंडल बोलेंगे। द कलर ऑफ एक्साइटिंग कैंडल आर इम्पोर्टेंट। तो कलर जो है वो मायने रखता है किसका? एक्साइटिंग कैंडल का। समझ में आ गया। बोरिंग कैंडल का कलर मायने नहीं रखता, लेकिन एक्साइटिंग कलर का जो है कलर जो है वो मायने रखता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ द एक्साइटिंग कैंडल इज रेड, अगर एक्साइटिंग कैंडल रेड है तो ये क्या शो करता है? इट्स अ बेरिश कैंडल। ये डाउन ट्रेंड शो करेगा, एक बेरिशनेस शो करेगा। इफ द एक्साइटिंग कैंडल इज ग्रीन, अगर एक्साइटिंग कैंडल का कलर ग्रीन है देन इट शोज द बुलिश कैंडल। वो क्या करेगा? बुलिश कैंडल शो करेगा। तो इट इज द
there is some graphical representation of exciting candles are given here. This is the total size of the exciting candle. Here the body of the candle is more than its 50%. वो 50% से ज़्यादा है exciting candle का. Exciting candle में body क्या है 50% ज़्यादा. Here also body is 50% more than the total size of the candle. So it is also called as the exciting candle. Here also the size of the candle, size of the body is 50% more than the total size of the candle. It is also exciting candle. This is also exciting candle. So these are some example of the exciting candle. समझ में आ गया? This is the exciting candle. Now we will move further. तो दो टाइप की ही कैंडल रहेंगी डिमांड एंड सप्लाई मार्क करते वक्त. एक तो बोरिंग कैंडल एंड सेकंड इज द एक्साइटिंग कैंडल. क्लियर है? हाउ बोरिंग कैंडल फॉर्म्स. तो बोरिंग कैंडल कैसे फॉर्म होती है वो हमको समझना पड़ेगा. बोरिंग कैंडल फॉर्म कैसे होती है हम लोग समझेंगे यहाँ पे. तो किसी अगर बंदे को कोई माल बेचना है तो एक ही प्राइस के ऊपर वो माल नहीं बेचेगा. ये हमने सप्लाई जोन में पढ़ा था. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम HDFC बैंक का एग्जांपल लेते हैं और बोरिंग कैंडल कैसी फॉर्म होती है वो देखते हैं. तो हियर फॉर एग्जांपल सेलर्स के पास में उसको माल बेचना है कितना 1 लाख क्वांटिटी का. 1 लाख क्वांटिटी उसके पास में शेयर्स है और वो शेयर्स उसको बेचने हैं इसके HDFC बैंक के फॉर एग्जांपल. ठीक है. तो क्या करेगा वो अलग अलग प्राइस में वो जोन बना के बेचेगा. एक ही प्राइस पे बेचेगा क्या? नहीं बेचेगा. उसको क्या करना है हायर. उसने नीचे खरीदा होगा तो उसको हायर प्राइस पे बेचेगा. देन ओनली ही विल गेट दी मोर प्रॉफिट. तो क्या करेगा अलग अलग जोन बनाएगा. तो जोन कैसे बनाएगा? अलग अलग प्राइस के ऊपर वो ऑर्डर्स बना के रखेंगे. तो फॉर एग्जांपल उसने लेके रखा है 200 के ऊपर तो ये 500 के ऊपर एक ऑर्डर लगा के रखेगा. 490 के ऊपर लगा के रखेगा. 470 के ऊपर लगा के रखेगा. 450 के ऊपर लगा के रखेगा. 430 के ऊपर लगा के रखा और 400 के ऊपर. फॉर एग्जांपल दीज आर द एग्जांपल्स. ये मैंने एग्जांपल देने के लिए लिखा हुआ है. ठीक है. अगर समझो उसको बंदे को लगा वो सेलर को लगा बड़े प्लेयर को लगा कि ये जो HDFC बैंक है वो ओवर वैल्यूड हो गया. उसके प्राइस से जो खरीदा था वो ओवर वैल्यूड हो गया. तो उसको रेंज में प्राइस को बेचेगा. कौन सी रेंज बना रहा हो? एक रेंज बना रहा है प्राइस बेचने की. कौन सी? 400 to 500. वो एक ही प्राइस के ऊपर 1 लाख क्वांटिटी बेचेगा क्या? नहीं बेचेगा. तो कैसे करेगा वो? देखो तो प्राइस आएगी नीचे से ऊपर ऊपर धीरे धीरे आ रही है. तो ये प्राइस पे उसने ऑर्डर लगा के रखेंगे. 400 प्राइस के ऊपर कुछ ऑर्डर सेलिंग ऑर्डर्स लगा के रखेंगे. तो यहाँ पे वो फिल हो जाएंगे. थोड़ा सा प्राइस नीचे आएगा फिर से ऊपर जाएगा. ठीक है. करेक्शन आएगा फिर से प्राइस ऊपर. यहाँ पे 430 के ऊपर कुछ ऑर्डर्स लगा के रखेंगे होंगे 1 लाख में से. तो फिर से फिल हो जाएंगे. फिर से प्राइस में करेक्शन आएगा फिर से प्राइस ऊपर जाएगा. 450 के ऊपर फिर से कुछ ऑर्डर्स लगे रहेंगे. वहाँ पे भी ऑर्डर सेलिंग ऑर्डर फिल हो जाएंगे. प्राइस में करेक्शन आएगा प्राइस ऊपर जाएगी. ठीक है. फिर से 470 के ऊपर कुछ ऑर्डर्स लगा के रखेंगे. ठीक है. और यहाँ पे कुछ ऑर्डर्स फिल हो गए. ठीक है. 470 फिर से कुछ में प्राइस में करेक्शन आएगा फिर से ऊपर जाएगा. 490 के ऊपर कुछ ऑर्डर्स लगा के रखेंगे. यहाँ पे ऑर्डर्स फिल हो जाएंगे. ठीक है. अभी यहाँ से यहाँ तक आने के लिए यहाँ पे उसके पास में कितना है 1 लाख क्वांटिटी है. कितना है? 1 लाख क्वांटिटी. और टोटल बायर्स जो आ रहे हैं यहाँ पे टोटल बायर्स जो आ रहे हैं वो फॉर एग्जांपल वो है 75,000. ठीक है. कितना है? 75,000 टोटल बायर्स फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ. तो यहाँ पे कुछ 75,000 में से कुछ यूज हो जाएंगे. ठीक है. फिर यहाँ पे कुछ 75 बायर्स में से कुछ यूज हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे. ठीक है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10,000 बायर्स ने ऑर्डर फिल हो गए. यहाँ पे 10,000 ऑर्डर थे यहीं फिल हो गए. तो बच्चे कितनी 65,000. तो 65,000 बायर्स यहाँ पे गए. तो यहाँ पे कितने थे? वंस अगेन 10,000 बायर्स हो गए. तो यहाँ पे 10,000 65 में से तो 10,000 गए तो कितना हो गया 55,000 बचे. फिर से ऊपर गया यहाँ पे 20,000 ऑर्डर बचे होंगे. तो ये कितना हो गया 55 में से 20,000. तो यहाँ पे 35 ऑर्डर्स. फिर से यहाँ पे 20,000 ऑर्डर्स फिल हो गए. तो बचे कितने 35,000. तो ऊपर में फिर से ऊपर गए तो यहाँ पे 30,000 ऑर्डर्स यहाँ पे लगे हुए होंगे. तो कितना हो गया 30,000 ऑर्डर्स यहाँ पे फिल हो जाएंगे. बचे कितने 5,000. तो 5,000 ऑर्डर्स यहाँ पे लगे रहेंगे.
ठीक है, तो 5000 ऑर्डर्स लगे रहेंगे तो ये ऑर्डर्स यहाँ पे फिल हो जाएंगे। अभी क्या हो गया, 75,000 जितने बायर्स थे वो पूरे के पूरे खत्म हो गए, और यहाँ पे अभी भी कितने बचे सेलर्स, 1 लाख सेलर थे तो बचे कितने सेलर्स, 25,000। तो क्या करेगा, सेलर्स की ताकत ज़्यादा हो जाएगी और बायर्स की ताकत कम हो जाएगी, तो यहाँ से सीधा प्राइस को क्या करेगा, नीचे ढकेलेगा, सीधा प्राइस को क्या करेगा, नीचे ढकेलेगा, बिकॉज दी सेलर्स आर मोर देन दी बायर्स। ठीक है, तो इस समझ में आ गया आप लोगों को, यहाँ से प्राइस चालू होगी, बायर्स ने ऑर्डर फिल करते 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 गए और बायर्स की ताकत कम हो जाएगी, कम हो गई, बिकॉज बायर की क्वांटिटी कम थी तो बायर्स की ताकत कम हो जाएगी, और एट द नेट हमको क्या मिला, सेलर्स मिले 25,000 एक्स्ट्रा, तो सेलर्स ने क्या किया, प्राइस को नीचे ढकेला यहाँ से। ठीक है, तो क्या होता है, जब भी प्राइस यहाँ से ओपन हो गई तो ओपन होगी, ऊपर गए तो एक ऊपर में गए तो यहाँ पे सेलर्स की ताकत ज़्यादा हो गई तो फिर से प्राइस नीचे आ गई, नीचे आ गई, फिर से नीचे यहाँ पे बायर्स मिले, फिर से प्राइस ऊपर, तो यहाँ पे कहीं तो भी वो कैंडल क्लोज हो जाती है, तो अपने को कौन सी कैंडल मिलती है, बोरिंग कैंडल मिलती है। समझ में आ गया, तो यहाँ पे वो बोरिंग कैंडल हमको मिलेगी, तो बोरिंग कैंडल ऐसी फॉर्म होती है। क्लियर है आपको, प्राइस ऊपर जाएगा और नीचे आएगी, वहां पे प्राइस ऊपर गया और प्राइस नीचे आ गई, तो यहाँ पे क्या बनती है, शैडो बनती है, क्या बनेगी, शैडो बनेगी। समझ में आ गया, ऊपर क्या गए, ऊपर बायर्स प्राइस को ऊपर लेके गए लेकिन सेलर्स की ताकत ज़्यादा हो गई तो प्राइस को उसने नीचे ढकेला, तो नीचे ढकेलने के बाद क्या हो गया, यहाँ पे शेडो क्रिएट होगी और कहीं तो भी यहाँ पे कैंडल क्लोज हो गई, तो ऐसे हमारी क्या बनती है, बोरिंग कैंडल बनती है। समझ में आया कि नहीं आया, दिस इज दी बोरिंग कैंडल, दिस इज कॉल्ड दी बोरिंग कैंडल। समझ में आ गया, तो आप लोगों को पता है बोरिंग कैंडल का, ये बोरिंग कैंडल है, अगर मैं ये कैंडल देखूँ तो इसका फॉर एग्जांपल ये क्या रहता है, ये अगर रेड है, दिस इज द रेड कलर, तो रेड है तो इसका ये ओपन हो गया, इसका ये क्लोज हो गया, और इसका ये हाई हो गया, और इसका क्या हो गया, ये लो हो गया। ठीक है, दिस कॉल्ड एज द बोरिंग कैंडल। समझ में आ गया, तो बोरिंग कैंडल ऐसी बनती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाउ एक्साइटिंग कैंडल फॉर्म्स, एक्साइटिंग कैंडल फॉर्म कैसी होती है। व्हाट इज मीन बाय एक्साइटिंग कैंडल, एक्साइटिंग कैंडल मतलब किसी कैंडल की बॉडी उस कैंडल के साइज से 50% ज़्यादा है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्साइटिंग कैंडल बोलेंगे, और उसकी शेडो 50% से कम है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्साइटिंग कैंडल भी बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया, तो देखते हैं कैसे यहाँ पे एक्साइटिंग कैंडल फॉर्म हो गई, देखते हैं। नीचे से प्राइस ऊपर ऊपर आ गई, ठीक है, यहाँ पे सप्लाई जोन में प्राइस ने इंटर किया, यहाँ पे वो फॉर एग्जांपल 1 लाख सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ से कितना है, 75,000 बायर्स आ गए, नीचे से सप्लाई जोन में बायर्स आ गए, तो क्या होगा, ऊपर ऊपर गया प्राइस। ठीक है, यहाँ पे सेलर्स की बायर्स की ताकत खत्म हो गई, सेलर्स ने प्राइस को नीचे ढकेला, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक बोरिंग कैंडल बना। तो बोरिंग कैंडल बनने के बाद फिर से यहाँ पे बायर्स तो पूरे खत्म हो गए थे, तो नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगी, नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी वो एक्साइटिंग कैंडल बनेगी, और सीधी प्राइस को क्या करेंगे, नीचे ढकेलेंगी, सीधी प्राइस को नीचे ढकेलेंगी, और ये क्या करेगा, एक्साइटिंग कैंडल बनाएगा। इस पर यदि बायर्स खत्म हो जाएंगे, मार्केट नीचे की तरफ जैसे ही आएगी, मार्केट जैसे नीचे की तरफ मूव करेगा, बिकॉज बायर्स आर वैनिश, बायर्स पूरे खत्म हो गए, तो मार्केट जब नीचे आएगा तो एक्साइटिंग कैंडल बनाते हुए क्या होगा, नीचे आएगा। समझ में आ गया, तो दिस इज कॉल्ड एज द एक्साइटिंग कैंडल, और जनरली अपने को मिलता है बियरिश, ये सप्लाई जोन से, सप्लाई जोन में मिलता है अपने को, जो बियरिश एक्साइटिंग कैंडल हो सप्लाई जोन में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ उसने क्या बनाया, एक बोरिंग कैंडल बनाएगा, उसके बाद तुरंत क्या बनाएगा, वो एक्साइटिंग कैंडल बनाएगा इन दी सप्लाई जोन, ये सप्लाई जोन में बनाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया, तो दिस इज कॉल्ड एज दी एक्साइटिंग कैंडल एंड बोरिंग कैंडल। तो हम लोग अब चार्ट के ऊपर देखते हैं एक्साइटिंग कैंडल और बोरिंग कैंडल कैसे पहचानेंगे, हम लोग चार्ट के ऊपर देखेंगे। नो वी विल सी द एक्साइटिंग कैंडल ऑन चार्ट। तो ये कुछ मैंने चार्ट निकाल के रखा हुआ है, ये निफ्टी 50 का चार्ट है,
दिस इज दी 1 डे टाइम फ्रेम चार्ट है निफ्टी 50 का। तो उसके ऊपर हम लोग देखेंगे एक्साइटिंग कैंडल कौन सी मार्क करना है, कौन सी है एक्साइटिंग कैंडल या बोरिंग कैंडल। सबसे पहले देखते हैं हम लोग बोरिंग कैंडल। तो बोरिंग कैंडल कौन सी है? तो बोरिंग कैंडल मैंने बताया था आप लोगों को, जिसकी बॉडी 50% से कम, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? बोरिंग कैंडल बनेंगे बोलेंगे, ठीक है। तो बोरिंग कैंडल जो है 50% या 50% से कम रहेगी तो उसको बोरिंग कैंडल। तो आपको ये बोरिंग कैंडल दिख रही है, ठीक है, ये बोरिंग कैंडल है, ठीक है, ये बोरिंग कैंडल है एक, ये बोरिंग कैंडल है, ये बोरिंग कैंडल है, ठीक है। ये देखो इसकी बॉडी क्या है? कम है, बोरिंग कैंडल, बोरिंग कैंडल, ठीक है। ये बोरिंग कैंडल है, उसकी शैडो देखो ज़्यादा है बॉडी से कम, ये नहीं। ये बोरिंग कैंडल है, दिस इज बोरिंग कैंडल, दिस इज बोरिंग कैंडल, ये बोरिंग कैंडल होगी दो, ठीक है। ये बोरिंग कैंडल होगी, ये बोरिंग कैंडल है, दिस इज द बोरिंग कैंडल, दिस इज ऑल्सो बोरिंग कैंडल, ये बोरिंग कैंडल है, दिस इज बोरिंग कैंडल, दिस इज ऑल्सो बोरिंग कैंडल। तो हमको बोरिंग कैंडल कैसे मार्क करते हैं वो हमको देखना है, ठीक है। ये बोरिंग, दिस इज दी बोरिंग कैंडल, दिस इज दी बोरिंग कैंडल। तो समझ में आ गया बोरिंग कैंडल कैसे मार्क करते हैं? बोरिंग कैंडल हमको ढूंढते आना चाहिए चार्ट के ऊपर, देन ओनली वी कैन मार्क दी डिमांड जोन या सप्लाई जोन ऑन दी चार्ट। दिस इज दी बोरिंग कैंडल, दिस इज दी बोरिंग कैंडल, दिस इज ऑल्सो बोरिंग कैंडल। हम लोग देखते हैं चार्ट के ऊपर और कौन सी है, तो नहीं नहीं, ये दिस इज दी बोरिंग कैंडल, ये बोरिंग कैंडल है, also boring candle, this is also, no, this is not the boring candle, this is also boring candle। तो आपको समझ में आ गया बोरिंग कैंडल आप पहचान सकते हो। तो बोरिंग कैंडल ऐसी कैंडल होती है जिसकी बॉडी 50% से कम है, ओके। दिस कॉल्ड द बोरिंग कैंडल, दिस इज ऑल्सो बोरिंग कैंडल। तो आपको समझ में आ गया बोरिंग कैंडल कैसे मार्क करते हैं। बोरिंग कैंडल मार्क करने के बाद हम लोग देखेंगे एक्साइटिंग कैंडल कैसे मार्क करते हैं। एक्साइटिंग कैंडल कैसे मार्क करते हैं, ठीक है। तो एक्साइटिंग कैंडल हम लोग देखते हैं। तो दिस इज द एक्साइटिंग कैंडल, ये पहली एक्साइटिंग कैंडल है। This is also exciting candle, this is also exciting candle, this is also exciting candle, ये exciting candle है, this is also exciting candle, exciting candle, exciting candle, this is also exciting candle, this is also exciting candle, this is also exciting candle, exciting candle, exciting candle, exciting, ये exciting candle है, ये exciting candle है, ये exciting candle है, ये exciting candle है। तो these are the exciting candle। तो हमने को exciting और बोरिंग कैंडल पहचानने आना चाहिए, देन ओनली वी कैन एबल टू मार्क द डिमांड एंड सप्लाई जोन ऑन दी चार्ट। दिस इज द बिग एक्साइटिंग कैंडल, ये एक्साइटिंग कैंडल है, ये एक्साइटिंग कैंडल है, ये एक्साइटिंग कैंडल हो गया, ये एक्साइटिंग कैंडल, ये एक्साइटिंग कैंडल, ये एक्साइटिंग कैंडल, ये बोरिंग कैंडल है, ठीक है। दिस इज द बोरिंग कैंडल क्योंकि उसकी देखो शैडो बहुत बड़ी है। दिस इज द एक्साइटिंग कैंडल, ये कौन सी है? ये बोरिंग कैंडल है बिकॉज शैडो इज मोर देन द बॉडी, ओके। ये एक्साइटिंग कैंडल है, ये एक्साइटिंग कैंडल है, ये बोरिंग कैंडल है, दिस इज एक्साइटिंग कैंडल, दिस इज एक्साइटिंग कैंडल, ये एक्साइटिंग कैंडल है, ये एक्साइटिंग कैंडल है, ये एक्साइटिंग, दीज आर द एक्साइटिंग कैंडल्स। समझ में आ गया? तो आप मार्क कर पाओगे, तो ये आपको प्रैक्टिस करना है एक्साइटिंग कैंडल और बोरिंग कैंडल क्या होती है, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको बोरिंग और एक्साइटिंग कैंडल कैसे मार्क किया जाता है। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, हमारे ईमेल आईडी पे मेल कीजिए, ओके। नाउ वी विल मूव फर्दर। हमने देखा चार्ट के ऊपर एक्साइटिंग कैंडल कैसे फॉर्म होती है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हमको देखने हैं। इंपॉर्टेंट पैटर्न कौन कौन से हैं? तो इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हम देखेंगे। तो सबसे पहला पैटर्न आता है ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप मतलब क्या होता है? जब जब भी मार्केट एक्साइटिंग कैंडल और बोरिंग कैंडल बनाते हुए नीचे जाता है, लगातार नीचे गिरता है, उस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप पैटर्न बोलते हैं। उस पैटर्न को क्या बोलेंगे हम लोग? ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप।
तो क्या हुआ, एक्साइटिंग कैंडल से प्राइस ड्रॉप हो गई और नीचे यहाँ पे बोरिंग कैंडल बनी। बोरिंग कैंडल ने क्या बना, यहाँ पे बेस बनाया और फिर से बेस बनाने के बाद फिर से एक्साइटिंग कैंडल बनी और वो नीचे प्राइस को नीचे ढकेला। तो क्या हो गया, ये ड्रॉप हो गया, ये बेस हो गया एंड दिस इज ऑल्सो ड्रॉप। तो दिस इज कॉल्ड एज द ड्रॉप बेस ड्रॉप पैटर्न। ठीक है, ड्रॉप बेस ड्रॉप पैटर्न। तो जब भी बोरिंग कैंडल बनेगी तो वहां पे बेस बनेगा, जब भी एक्साइटिंग कैंडल बनेगी वहां पे ड्रॉप बनेगा। तो इट इज कॉल्ड एज ड्रॉप बेस ड्रॉप। नाउ द नेक्स्ट पैटर्न इज रैली बेस्ड रैली। तो रैली बेस्ड रैली मतलब एक्साइटिंग कैंडल बनी, ये बुलिश एक्साइटिंग कैंडल बनी, ठीक है, बायर्स ज़्यादा थे, बुलिंग एक्साइटिंग कैंडल बनी, उसके बाद में थोड़ा सा प्राइस यहाँ पे रुक गई, बोरिंग कैंडल बनी। तो बोरिंग कैंडल जब भी बनेगी तो क्या बनेगा, बेस बनाएगा, फिर से यहाँ से प्राइस ऊपर चलेगी और क्या बनाया, एक्साइटिंग कैंडल बनाया। दिस इज कॉल्ड द रैली बेस रैली पैटर्न। लगातार मार्केट ऊपर जाते हुए एक्साइटिंग कैंडल और बोरिंग कैंडल बनाते हुए ऊपर जाएगा तो उसको बोलेंगे हम लोग रैली बेस रैली पैटर्न। क्लियर है। नेक्स्ट पैटर्न है रैली बेस्ड ड्रॉप। तो रैली बेस्ड ड्रॉप मतलब क्या हो गया, एक्साइटिंग कैंडल बनी, बायर्स ने एक्साइटिंग कैंडल बनाया, बुलिश कैंडल बनाई, यहाँ से प्राइस ऊपर गई, फिर ऊपर में यहाँ पे बोरिंग कैंडल बनी, इसने बेस बनाया और यहाँ पे फॉर एग्जांपल सेलर जीते। यहाँ पे बोरिंग कैंडल बनी मतलब बोरिंग कैंडल कब क्यों बनती है, बायर्स और सेलर के बीच में फाइटिंग होती है, बायर्स एंड सेलर्स एंड बायर्स के बीच में क्या होगी, फाइटिंग होगी। तो उसमें अगर सेलर जीतते हैं तो प्राइस नीचे आएंगी, बायर जीतते तो प्राइस ऊपर जाएंगी। तो यहाँ पे सेलर जीते तो प्राइस क्या होगी, नीचे आ गई। तो उसने क्या बनाया, यहाँ पे ड्रॉप बनाया, क्या बनाया, ड्रॉप बनाया। तो ये कौन सा पैटर्न हो गया, रैली बेस्ड ड्रॉप पैटर्न। क्लियर है ना। द नेक्स्ट पैटर्न इज ड्रॉप बेस्ड रैली। तो यहाँ से सेलर की ताकत ज़्यादा थी तो उसने प्राइस को नीचे ढकेला, तो एक्साइटिंग कैंडल बनी यहाँ पे। एक्साइटिंग कैंडल बनने के बाद यहाँ पे कुछ बेस बना, बेस कौन बनाता है, बोरिंग कैंडल बेस बनाता है, ध्यान में रखना है। बोरिंग कैंडल क्यों बनती है, वहाँ पे बायर्स और सप्लाई बायर्स और सेलर की क्या होती है, फाइटिंग होती है। तो यहाँ पे फाइटिंग होगी, यहाँ पे बायर्स जीते, बायर्स ने प्राइस ऊपर ढकेला, तो यहाँ पे क्या होगी, एक्साइटिंग कैंडल बन गई। ठीक है, तो ये कौन सा पैटर्न हो गया, ड्रॉप बेस रैली। तो ये पैटर्न हमको यहाँ पे इंपॉर्टेंट पैटर्न है, हमको देखना है, डिमांड एंड सप्लाई जोन मार्क करते हुए। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे। तो कुछ इंपॉर्टेंट ये देखते हैं, रैली बेस्ड रैली। तो ये रैली बेस्ड रैली क्या होता है, देखो रैली बेस्ड रैली, रैली बेस्ड मतलब ये रैली आ गई, बायर्स ने रैली ली, यहाँ पे कुछ वक्त प्राइस ने यहाँ पे कुछ वक्त टाइम बिताया, मतलब ये बेस बना, फिर से रैली आ गई, फिर से प्राइस ने टाइम बिताया, बेस बन गया, फिर से रैली आ गई, फिर से प्राइस ऊपर गई और यहाँ पे फिर से बेस बनाया, मतलब यहाँ पे टाइम बिताया प्राइस ने और फिर से प्राइस ऊपर गई। तो इट इज़ कॉल्ड द रैली बेस रैली। तो मार्केट जब भी ऊपर जाता है ऊपर जाता है, थोड़ा सा करेक्शन आता है, बेस बनाता है, ऊपर जाता है, फिर से करेक्शन आता है, ऊपर जाता है। तो दिस इज कॉल्ड द रैली बेस रैली पैटर्न। क्लियर है। तो फॉर एग्जांपल नीचे से क्या हो गया, 1 लाख, यहाँ पे 1 लाख बायर आ गए, 1 लाख बायर्स आ गए। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, 1 लाख बायर फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे बेस, यहाँ पे क्या होगी, बोरिंग कैंडल बनी। बोरिंग कैंडल क्यों बनती है, वहाँ पे सेलर्स और बायर के बीच में फाइटिंग होती है, तो भी जाके बोरिंग कैंडल। तो यहाँ पे ठीक है, नीचे से बायर्स आ गए और यहाँ पे कितने हैं, फॉर एग्जांपल 75,000 ही बायर्स थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फिर से 70,000 ही बायर्स थे। यहाँ पे क्या हो गया, 75,000 ही बायर्स थे, तो यहाँ पे ऑर्डर जो थे उतने फिल हो गए, लेकिन नीचे से कितने आ गए, 1 लाख। तो यहाँ पे कितना पेंडिंग हो गया, यहाँ पे फॉर एग्जांपल कितने सेलर, यहाँ पे बायर्स नहीं रहेंगे, यहाँ पे सेलर्स रहेंगे, ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे 1 लाख बायर्स आ गए नीचे से, लेकिन ऊपर में कितने थे, सेलर्स, 75,000 सेलर्स थे। तो यहाँ पे कितने का ड्रॉप हुआ, 25,000 बायर्स फिर से बचे हुए। तो यहाँ पे 25,000 बायर्स का क्या हो गया, डिमांड क्रिएट हो गया, इसको बोलते हैं डिमांड। यहाँ पे 25,000 का क्या हो गया, डिमांड बना यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में नीचे से बायर्स कितने आ गए, 1 लाख, लेकिन सेलर्स कितने थे यहाँ पे 75,000, तो बचे कितने, 25,000। तो यहाँ पे क्या हुआ, डिमांड क्रिएट हो गया।
फिर से यहाँ पे कितने 1 लाख बायर्स आ गए, 1 लाख बायर्स आ गए। यहाँ पे सेलर्स कितने थे, 75,000 सेलर्स खड़े थे, तो बचे कितने यहाँ पे 25,000 बायर्स यहाँ पे फिर से बचे। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक डिमांड क्रिएट हो गया। कितने का डिमांड क्रिएट हो गया, 25,000 का। वंस अगेन यहाँ पे कितने 1 लाख बायर्स आ गए और यहाँ पे सेलर्स कितने थे 75,000, तो यहाँ पे कितने बचे 25,000 फिर से बायर्स बचे हुए हैं। यहाँ पे ऑर्डर्स पेंडिंग है, ऑर्डर्स पेंडिंग है कितने 25,000 के। तो यहाँ पे क्या हो गया, डिमांड क्रिएट हो गया। दिस इज कॉल्ड द डिमांड। तो ऐसे प्राइस डिमांड और सप्लाई जोन बनाते हुए ऊपर जाती है। इट इज कॉल्ड द रैली बेस रैली। रैली बेस रैली है तो क्या बनाते हुए जाएगा, डिमांड बनाते हुए जाएगा। अगर ड्रॉप बेस ड्रॉप है तो क्या बनाते हुए जाएगा, सप्लाई जोन बनाते हुए जाएगा। तो ये यहाँ पे डिमांड जोन क्रिएट करते करते प्राइस क्या होगी, ऊपर चली गई। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कौन सा है, रैली बेस रैली पैटर्न। ये पैटर्न हो गया रैली बेस रैली। नेक्स्ट है ड्रॉप बेस ड्रॉप पैटर्न। तो ड्रॉप बेस ड्रॉप पैटर्न देखते हैं हम लोग। फिर से ड्रॉप बेस ड्रॉप, तो यहाँ पे एक्साइटिंग कैंडल बनी, प्राइस नीचे आ गई, यहाँ पे फाइटिंग होगी बायर्स और सेलर के बीच में। यहाँ पे बोरिंग कैंडल बनी, सेलर जीते, फिर से प्राइस नीचे, ठीक है। फिर से यहाँ पे बेस बना, मतलब बायर्स और सेलर के बीच में फाइटिंग होगी, सेलर जीते, प्राइस नीचे। फिर से यहाँ पे बेस बना, मतलब बायर बोरिंग कैंडल बनी, मतलब बायर्स और सेलर के बीच में फाइटिंग होगी, सेलर जीते, प्राइस नीचे। तो जैसे भी प्राइस नीचे आती है डाउन ट्रेंड में, तो नीचे आती है, थोड़ा सा करेक्शन, बेस बनता है, करेक्शन आता है थोड़ा सा, तो ऐसी ऐसी प्राइस नीचे आती है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज डाउन ट्रेंड, इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड, ठीक है। तो ये हम देखेंगे एग्जाम्पल के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 लाख सेलर्स आ गए, यहाँ पे 1 लाख सेलर थे, तो 1 लाख सेलर्स ने प्राइस को नीचे ढकेला। यहाँ पे कितने बायर्स खड़े थे, 75,000 यहाँ पे बायर्स खड़े होंगे फॉर एग्जांपल। तो सेलर कितने हमारे पास में, 1 लाख सेलर्स है, 75,000 बायर्स है। तो यहाँ पे फाइटिंग होगी दोनों के बीच में, बायर्स और सेलर के बीच में। तो जीतेगा कौन, सेलर जीतेगा, बिकॉज द क्वांटिटी ऑफ सेलर्स इज मोर देन द बायर्स। तो कितने की क्वांटिटी बची है, 25,000 की। तो 25,000 की जो क्वांटिटी बची है, तो यहाँ पे वो पेंडिंग रहेगी। यहाँ पे क्या रहेगी, 25,000 क्वांटिटी पेंडिंग रहेगी। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, सप्लाई जोन बनाएगा। क्या बनाएगा, सप्लाई जोन बनाएगा। फिर से यहाँ पे 1 लाख सेलर्स आ गए और यहाँ पे कितने बायर्स थे, 75,000 बायर्स खड़े थे। तो फिर से यहाँ पे सेलर जीते और उसने क्या किया, 25,000 का यहाँ पे सप्लाई क्रिएट किया। क्या किया, सप्लाई क्रिएट किया। वंस अगेन यहाँ पे 1 लाख सेलर्स आ गए, यहाँ पे 75,000 बायर्स खड़े थे, सेलर जीते, प्राइस को नीचे ढकेला और यहाँ पे 25,000 का क्या किया, सप्लाई क्रिएट किया। तो ये होता है ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप पैटर्न, ठीक है। तो अगर प्राइस नीचे आती है तो वो क्या करती है, सप्लाई जोन बनाते हुए नीचे जाती है प्राइस, ठीक है। अगर प्राइस ऊपर जाती है तो क्या बनाती है, वो डिमांड जोन बनाते हुए ऊपर जाएगी। ये क्लियर है आपको, ओके। तो ये वीडियो में हम यही रुकेंगे। अगर आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग लेनी है तो हमारे पास में 2 ऑप्शंस है, एडवांस लेवल पेड ट्रेनिंग कोर्स एंड फ्री लेवल ट्रेनिंग कोर्स है। तो आप दोनों का मटेरियल सेम है, आपको जो भी चूज़ करना है आप चूज़ कर सकते हो। आपको अगर फ्री ट्रेनिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अकाउंट ओपनिंग की लिंक दी हुई है। अगर वो आप उस लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको जो प्राइस एक्शन की ट्रेनिंग है वो फ्री में दी जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अकाउंट ओपनिंग की लिंक दी हुई है, वो आप डेफिनेटली चेक करो, ठीक है। और अकाउंट ओपन करने के बाद ये नंबर के ऊपर मुझे व्हाट्सएप करो या कॉल करो, यू विल गेट दी एडवांस लेवल फ्री ट्रेनिंग, ओके। So that's it for today, thank you.